हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है। ये कहानी लिजा मैकवे की है। लिजा मैकवे जो एक बहुत ही बड़े डिजास्टर का शिकार हो जाती है और इससे भी ज्यादा हद तो तब हो जाती है जब उसके अपने ही घर वाले उसका साथ छोड़ देते हैं और लिजा के ऊपर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती है। मूवी की शुरुआत में हमें फ्लोरिडा शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक छोटे से कैफे को देखते हैं जहाँ पर एक 17 साल की लड़की काम कर रही होती है। लिजा जो यहाँ पर काम करती है, यहाँ पर आने वाले सभी कस्टमर्स को वो बहुत ही अच्छे से ग्रीट करती है, उन सभी से बहुत ही अच्छे से व्यवहार भी करती है। यह सब देख करके लिजा के बॉस उससे बहुत ही खुश रहते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और लिजा अपना सारा काम खत्म करके कैफे से निकलती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक अलग ही शिकन होती है, एक अलग सा डर होता है। जबकि जनरली ऐसा होता है कि जब हम काम करके अपने घर जाते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है, लेकिन लिजा के साथ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिजा के लिए उसके घर का मतलब कुछ और ही था। उसका घर उसके लिए नर्क से भी बदतर जगह होती है। जब लिजा अपने घर जा रही होती है तो वह रास्ते में उन सभी चीजों के बारे में वह सोचती है जो कि रात को अक्सर उसके साथ होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक आदमी उसके कमरे में जाता है। आखिर कौन है ये आदमी, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। और तभी हम देखते हैं कि लिजा जब आगे बढ़ रही होती है तभी उसकी नजर एक सुनसान रास्ते पर आने वाली कार पर पड़ती है जो कि एक ब्लैक रंग की होती है। उस कार को देखकर लिजा काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी साइकिल की स्पीड को वो तेज कर लेती है और अब लिजा सीधे चलकर अपने घर पर ही रुकती है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिजा जहाँ पर रहती है वह इसका अपना घर नहीं बल्कि वह अपनी नानी के साथ और नानी के बॉयफ्रेंड मोरिस के साथ में रहती है। मोरिस वही आदमी होता है जिसके बारे में लिजा भी थोड़ी देर पहले सोच रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं मोरिस जो कि उसकी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और इसके बदले में उसे हर रात लिजा की रूम में एंट्री मिलती है। एक दिन लिजा इन सभी चीजों से परेशान होकर एक नोट लिखती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सुसाइड कर ले। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लिजा की मॉम ने 14 साल की उम्र में ही लिजा को उसकी नानी के पास रहने के लिए भेज दिया था ताकि वह अपनी नानी को सपोर्ट कर सके। लिजा को आज तक यही लगता था उसकी नानी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए वह अपनी सारी की सारी सैलरी अपनी नानी को ही दे देती थी ताकि उसकी नानी को मॉरिस की मदद ना लेनी पड़े। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आज तक कुछ भी हालात नहीं बदले थे। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं लिजा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है जो कि उसकी मॉम के साथ में ही रहती है। वह उससे कहती है कि वह वहाँ पर नहीं रहना चाहती है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मम्मी भी उससे फोन पर बात करने लगती हैं। और जब लिजा अपनी मॉम से कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना है, वो वापस आना चाहती है, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी नानी के साथ ही रहना होगा और उन्हें सपोर्ट करना होगा। यह कहते हुए वो फोन को कट कर देती हैं। और यहाँ पर एक और बात क्लियर हो जाती है कि शायद उसकी मॉम को उसके हालात के बारे में सब कुछ पता है। आखिर एक मॉम ऐसा कैसे कर सकती है, वो अपनी ही बेटी को ऐसी नरक जिंदगी जीने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है। खैर, और यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि लिजा की मॉम को उसकी कोई फिक्र नहीं है और अब यहाँ पर लिजा की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है जिससे कि वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर लिजा के साथ इससे भी बुरा होने वाला था जिसकी भनक अभी तक लिजा को नहीं लगी थी, जो कि लिजा को अंदर तक झकझोर कर रख देगा। नेक्स्ट डे लिजा जब कैफे से वापस अपने घर के लिए आ रही होती है तब रास्ते में उसे वही ब्लैक गाड़ी दिखती है जो लास्ट टाइम उसने देखा था और इस बार वो कार उसका पीछा कर रही होती है जो कि आगे जाकर एक जगह पर रुक जाती है। लिजा उस कार को देखते हुए अपनी साइकिल को आगे बढ़ा ही रही होती है, लेकिन अचानक से तभी एक आदमी पीछे से उसको पकड़ लेता है और वो आदमी लिजा को किडनैप कर लेता है। वो लिजा को उसी ब्लैक कार में ले जाता है और उसके साथ बहुत गलत करता है और उससे पहले वह लिजा की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि लिजा उसका चेहरा ना देख सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिजा बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि लिजा को खुद नहीं पता था कि वह आदमी इसको लेकर कहाँ जा रहा है और उसके साथ में और भी क्या क्या करने वाला है। वह आदमी लिजा को उस शहर से दूर एक सुनसान सी जगह पर एक फ्लैट में लेकर जाता है और यहाँ पर आने के बाद वह लिजा के साथ एक बार फिर से गलत काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिजा इस बात को समझ चुकी थी कि वह आदमी एक बहुत बड़ा साइको है। खैर, ये सब कुछ तो पहले भी उसके साथ उसकी नानी के घर में ही हो चुका था, इससे अब उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर लिजा के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट काम था उसका यहाँ पर जिंदा रहना और जिंदा रहकर बाहर निकलना। इसलिए लिजा उस आदमी के साथ में बहुत ही प्यार से बात करने लगती है और उसको बार बार सॉरी सॉरी कहने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं लिजा उस आदमी से कहती है कि शायद तुम्हारे साथ किसी लड़की ने बहुत ही गलत व्यवहार किया है, तभी तुम इस तरीके से व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक बहुत ही अच्छे
अच्छे इंसान हो। और लीजा की ये सारी बातें सुनकर वह आदमी लीजा की बातों में आने लगता है और लीजा उस आदमी को मैनिपुलेट करने में कामयाब भी हो जाती है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीजा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसकी नानी पुलिस स्टेशन में जाती है। यहाँ पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और पुलिस सबसे पहले उसकी मॉम के घर जाती है। और यहाँ पर लीजा की मॉम पुलिस से कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। और तभी पुलिस वहाँ से जब जाने लगती है तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन पुलिस वालों को रोककर कहती है कि लीजा ऐसा कभी नहीं कर सकती है, वह एक बहुत ही बहादुर लड़की है, वह जरूर ही किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स लीजा के उस कैफे में जाती है जहाँ पर वो काम करती थी और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लीजा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मेहनती लड़की है और वह ऐसे काम कभी भी नहीं कर सकती है। उसके बाद शिन शिफ्ट होता है उस फ्लैट में जहाँ पर हम लीजा को देखते हैं। यहाँ पर लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके बावजूद वो वहाँ की चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी और वह वहाँ की सारी चीजों को अपने माइंड में सेट कर रही होती है। और जब वह आदमी उसके क्लोज जाता है तब वह उससे बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर लीजा को पता चल जाता है कि ये आदमी पूरी तरीके से पागल है। लीजा उस आदमी के चेहरे को बार बार छूती है ताकि उसको आइडिया लग सके कि यह आदमी कैसा है, कैसी इसकी शक्ल है, इसके चेहरे की बनावट किस तरीके से है। यहाँ पर लीजा उस आदमी की बार बार तारीफ करती है ताकि वह उसका भरोसा जीत सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा उस आदमी से अपने बीमार पिता की झूठी स्टोरी बताती है। वह बताती है कि उसके पिता बहुत बीमार है और वह एक अकेली पर्सन है जो कि अपने पिता का ख्याल रखती है ताकि लीजा उस आदमी से थोड़ी बहुत सिंपैथी पा सके और वह आदमी लीजा पर रहम खाकर उसे जाने दे। लेकिन वह आदमी लीजा की बातों में इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला था। लेकिन हाँ, लीजा की बातों में आकर वह आदमी उसका हाथ खोल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा जान चुकी थी कि अगर उसने कोई भी कदम गलत उठाया तो वह आदमी उसको शूट कर देगा, क्योंकि वह आदमी 24 घंटे लीजा के साथ में ही रहता था। और अब लीजा यहाँ पर अपनी मौजूदगी का सबूत एक एक करके वहाँ पर छोड़ने लगी थी। जैसे लीजा अपने हेयर पिन्स को निकाल कर बेड के नीचे फेंक देती है। उसके बाद लीजा वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर लगे मिरर पर अपनी फिंगर्स के निशान लगा देती है और बाथरूम में रखा शूज जिसका कलर और लोगो वह याद कर लेती है। लीजा अंदर बाथरूम में होती है कि तभी उस आदमी को पता चल जाता है कि लीजा ने बाथरूम को अंदर से बंद कर लिया है, इसलिए वह आदमी वॉशरूम के दरवाजे को फोर्सफुली खोलकर अंदर चला जाता है। और यहाँ पर लीजा बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करती है और यहाँ पर लीजा ऐसा उसको दिखावा करती है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। और अब हम देखते हैं कि एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है तभी लीजा चुपके से कॉल लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि पहले दिन ही लीजा को ये अंदाजा हो गया था कि वहाँ पर एक टेलीफोन भी है। इससे पहले कि लीजा उस टेलीफोन का यूज करती वह आदमी जग जाता है और वह लीजा को पकड़ लेता है। यहाँ पर वह आदमी लीजा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाकी दिखा रही हो और अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और वह लीजा से कहता है कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर लीजा कहती है कि वह सिर्फ कॉल करके अपने बीमार पिता की तबीयत के बारे में जानना चाहती थी और वह उन्हें बताना चाहती थी कि वह बहुत खुश है, वह उनकी फिक्र ना करें। यह सब बोलते हुए लीजा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह आदमी उसे सिंपैथी देने लगता है और शांत हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में लीजा को अपनी बहन द्वारा कही गई कुछ बातें याद आती हैं। लीजा की बहन ने कहा था कि चाहे कैसे भी हालात हो कभी भी गिव अप मत करना, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और जब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो आदमी जब लीजा के क्लोज जाता है तो लीजा उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लीजा की ये सारी बातें सुनकर वो पागल आदमी लीजा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वह लीजा को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मार डाला था। और वो पागल आदमी भी इस न्यूज को देख रहा होता है और वह सोचता है कि यही सही समय है, लीजा को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि सारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, तो इस छोटे मोटे केस पर वो कहाँ ध्यान देगी। और वैसे भी लीजा ने तो उसे देखा ही नहीं है तो वो कैसे उसके बारे में किसी को भी बताएगी। और इन सारी बातों को सोचकर वह पागल आदमी लीजा को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर वो पागल आदमी फिर से एक बार अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेता है और यहाँ पर वो लीजा को शूट करने की सोचता है। लेकिन यहाँ पर लीजा उस आदमी से कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रहना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और यहाँ पर एक बार फिर से वह पागल आदमी लीजा की बातों में आ जाता है। यहाँ पर वह लीजा से कहता है कि अगर तुमसे कभी भी पुलिस पूछताछ करे, मेरे बारे में पूछे तो तुम मुझसे कह देना मैं एक काले रंग का व्यक्ति हूँ और बहुत ही शॉर्ट हाइट का हूँ। इतना सा बोलकर वह आदमी लीजा को वहीं छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। लीजा भी वहाँ से भागती हुई वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ पर वह अपनी नानी
नानी को बताती है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। लेकिन यहाँ पर लीजा की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसकी नानी उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करती है। और यहाँ पर क्योंकि लीजा की नानी ने पुलिस में उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया हुआ होता है, इसलिए वह वापस से पुलिस को कॉल करके उसके आने की खबर देती है। यहाँ पर उसकी नानी को भी यही लगता था कि पुलिस लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर लीजा से बात करना चाहते थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर में उसके साथ हुआ क्या था। और यहाँ पर लीजा पुलिस को सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर लीजा के साथ में गलत हुआ है तो उसकी बॉडी पार्ट पे किसी भी तरीके का कोई निशान क्यों नहीं है, और अगर लीजा के हाथ पाँव खुले थे तो लीजा ने वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर चीखी चिल्लाई क्यों नहीं। जिस पर लीजा कहती है कि वह आदमी पूरा का पूरा साइको और मेंटल था। उस आदमी के पास एक गन भी थी जिससे वह बार बार मुझे मारने की धमकी भी दे रहा था। अगर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करती तो वो मुझे शूट कर देता, इसलिए उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया ताकि वह अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस आ सके। लेकिन लीजा की इन सारी बातों को सुनकर पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा था कि लीजा ये सब एक स्टोरी बना रही है ताकि वह मीडिया अटेंशन पा सके। और वहाँ पर बैठे दो ऑफिसर्स को तो ये भी लगने लगा था कि शायद लीजा आजकल इस तरीके के टीवी शोज बहुत देख रही है, इसलिए वह इस तरीके की कहानियां बता रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा बिल्कुल चुप हो जाती है और वह पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसकी किसी भी बात का कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन लीजा की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है। उसी टाइम पर वहाँ पर एक डिटेक्टिव की टीम मौजूद होती है जो कि उसी सीरियल किलर वाले आदमी को ढूंढने के लिए काम कर रही थी, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों की जानें ली थी। लेकिन उस सीरियल किलर के खिलाफ अभी तक पुलिस को किसी भी तरीके का कोई एविडेंस नहीं मिला हुआ था और न ही कोई पैटर्न था जिसे पुलिस फॉलो कर सके और उसे पकड़ सके, जिसकी वजह से पुलिस वालों के लिए ये केस को सॉल्व करना एक चैलेंज बन चुका था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडीज ऑफिसर्स लीजा को इस तरीके से चुप देखकर वो डिटेक्टिव लैरी की मदद मांगती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं डिटेक्टिव लैरी लीजा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लीजा बिल्कुल ही खामोश हो चुकी थी और अब वह किसी से भी किसी तरीके की कोई बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं लैरी अपनी पॉकेट से अपनी बेटी की एक तस्वीर निकाल कर लीजा के सामने रखते हैं ताकि लीजा को उनके साथ में अपनापन फील हो सके और वह उनसे बातें कर सके। डिटेक्टिव लैरी लीजा से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं हुई हैं तुम एक एक करके मुझे बताओ। और यहाँ पर लीजा लैरी को सारी बातें बताना शुरू करती है, जैसे कि उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है और उस कार में रेड कारपेट बिछी हुई है, उसके घर में 22 सीढ़ियाँ हैं और उसकी कार में मैग्नम वर्ड लिखा हुआ है। वह आदमी गोरा है और लेफ्ट हैंडेड है, उसके हाथ में एक गन है। और लीजा की ये सारी बातें सुनकर लैरी कंफर्म हो जाते हैं कि लीजा कोई भी झूठ नहीं बोल रही है। डिटेक्टिव लैरी फौरन ही लीजा के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब हिप्नोसिस की बारी आती है तो लैरी उसके घर पर कॉल करते हैं, जहाँ पर फोन मॉरिस उठाता है और यहाँ पर मॉरिस लीजा का फादर बन के बात करता है और वह हिप्नोसिस के लिए मना कर देता है। और यहाँ पर लैरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो कैसा पिता है जिसे अपनी बेटी की कोई भी चिंता नहीं है। और यहाँ पर डिटेक्टिव लैरी लीजा से मॉरिस के बारे में पूछते हैं। वह पूछते हैं कि उसने आखिर ऐसा करने से मना क्यों कर दिया। और अब यहाँ पर थकी हारी लीजा मॉरिस की सच्चाई भी डिटेक्टिव लैरी को बता देती है। डिटेक्टिव लैरी तुरंत उसकी नानी के घर जाते हैं और वहाँ से मॉरिस को अरेस्ट कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव टीम लीजा के केस को बहुत ही केयरफुली इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। लीजा द्वारा बताए गए सारे डिटेल्स लैरी के दिमाग में घूम रहे थे और अब यहाँ पर लैरी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि कहीं वो सीरियल किलर वो आदमी ही तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट्स उस सीरियल किलर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। और इसी बात को जानने के लिए वह लीजा के कपड़ों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजते हैं और जब रिपोर्ट आती है तब यह कंफर्म हो जाता है कि ये वही किलर है, क्योंकि लीजा के कपड़ों से भी वही रेड थ्रेड मिलता है जो कि बाकी गर्ल्स से मिला था। और यहाँ पर अब लैरी बिल्कुल श्योर हो चुके थे कि ये वही आदमी है जो कि सीरियल किलर है। और यहाँ पर लैरी लीजा को उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसने लीजा को लास्ट टाइम छोड़ा था। लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर वही सब फील करती है जो लास्ट टाइम उसने फील किया था। लीजा लैरी को लेकर गैस स्टेशन जाती है जहाँ पर उस आदमी ने गैस भरवाई थी, जिसके बाद पुलिस उस गैस स्टेशन के कैमरे को चेक करती है और यहाँ पर उनके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सबूत लगता है। लीजा ने जो इस गैस बनवाया था उस किडनैपर का चेहरा उससे मैच कर जाता है। अब उस आदमी के पोस्टर्स को बनवा दिए जाते हैं और जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं और अब पुलिस उस किडनैपर को ट्रेस करना शुरू कर देती है। और एक दिन एक पुलिस ऑफिसर को वो आदमी दिख ही जाता है। वह ऑफिसर उस किडनैपर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि सर हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी पड़ेगी। और वह ऑफिसर उस कार के बहाने उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं और उस किडनैपर को वहाँ से जाने देते हैं। लीजा को फोटो दिखाने के बाद में लीजा उस आदमी को पहचान जाती है और यहाँ पर लीजा कंफर्म कर देती है कि ये वही किडनैपर है जिसने उसको किडनैप किया था। और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि पुलिस उस किडनैपर के फ्लैट पर पहुँच जाती है और उन्हें वहाँ पर 22 सीढ़ियाँ मिलती हैं और उस घर के अंदर जाने पर वहाँ पर लीजा के हेयर पिन्स और फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कि लीजा ने वहाँ पर जानबूझ के छोड़े थे।
अब इतने सारे सबूत मिल जाने के बाद तो पुलिस उस किडनैपर को पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है, जो फाइनली अब उन्हें मिल भी जाता है, जो कि आराम से खुलेआम वहाँ घूम रहा होता है। और उसी वक्त इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और गन पॉइंट करके उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ होने के बाद में अब लैरी लीजा को ये खबर देते हैं कि वह किडनैपर अब अरेस्ट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं लीजा की इस बहादुरी के लिए सारे ऑफिसर्स क्लैपिंग के साथ में उसका स्वागत करते हैं और उसको सलाम करते हैं। लीजा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी इंसाफ दिलाया था जो कि बेकसूर थी और सीरियल किलर की हत्या चढ़ गई थी, और इस सीरियल किलर को पकड़वाकर आगे होने वाले क्राइम्स को भी रोक दिया था। वेल, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा अपनी नानी के घर पर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा उसके लिए नर्क होता है। इसलिए डिटेक्टिव लैरी लीजा के आंटी और अंकल को कॉल करके वहाँ पर बुलाते हैं। लीजा के साथ इतना सब कुछ हो गया था, वह इस हालत में थी, उसके आंटी अंकल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर लीजा की आंटी कहती है कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। लीजा के आंटी और अंकल लैरी से कहते हैं लीजा अब उनकी जिम्मेदारी है, वह उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। लीजा अपनी हेल्प के लिए डिटेक्टिव लैरी को धन्यवाद कहती है, और इस मोमेंट पे डिटेक्टिव लैरी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में लीजा अपनी मॉम को एक लेटर लिखती है। वह इस लेटर में लिखती है कि मॉम, आप हमेशा से कह रही थी कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मॉम, आप गलत थी। वह अपनी मॉम को हमेशा के लिए गुड बाय कह देती है। और लेटर पढ़ने के बाद में लीजा की मॉम को भी ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी के साथ में इतना ज्यादा गलत किया था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब हम देखते हैं कि लीजा के पास अपनी खुद की फैमिली थी, जिस फैमिली और प्यार के लिए लीजा हमेशा से तरसी थी। आज लीजा के पास में वो सब कुछ था, उसे एक अच्छी लाइफ मिली। मूवी के एंड में हम देखते हैं वो सीरियल किलर जिसका नाम बॉबी था, उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। और कुछ सालों के बाद में हम लीजा को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर बन गई थी। लीजा एक बहुत ही ब्रेव लड़की थी जो कि फाइट बैक किया, वो अंत तक नहीं हारी और लड़ती रही, और आखिरी में अपने साथ साथ बहुत सारी लड़कियों को उसने इंसाफ भी दिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी दूसरों की हेल्प के लिए वो आज भी तैयार खड़ी रही। और इसी के साथ में इस मूवी का यही पर समापन होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और एक बार मैं फिर से एक नई मूवी एक्सप्लेन के साथ में हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।